तो स्टूडेंट, उत्तराखंड बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए एक बार फिर से एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ मैं राहुल शर्मा आ चुका हूँ। तो आप लोगों के जो पेपर हैं वो बिल्कुल अब नज़दीक आ चुके हैं 12th क्लास वालों के। तो उत्तराखंड बोर्ड वाले स्टूडेंट जितने भी हैं हमारे फिज़िक्स के स्टूडेंट, ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आ चुका हूँ। तो वीडियो किस ऊपर होने वाली है आप लोग थंबनेल पे देख के आ चुके होंगे। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फिजिक्स में। तो ये जो अभी वीडियो बना रहा था वो चैप्टर वाइज बना रहा था, लेकिन यहाँ पे अब मैंने टॉप 50 क्वेश्चन अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल ही जो इस साल पेपर में आने के पूरे चांसेस हैं वो मैंने उनके ऊपर यहाँ पे वीडियो लेके आया हूँ। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको देखना है कि ये क्वेश्चन कौन से हैं, और मैं चाहूँगा कि आप सबसे पहले इन क्वेश्चन की तैयारी कर लें। और जितने भी आपके 1 नंबर के जो क्वेश्चन बचते हैं, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के हैं। 1-1 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को पुराने पेपर से तैयार कर लेने हैं। टिक मार्क जो आते हैं ज़्यादातर आपके, और 1-1 नंबर के, तो आप वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे तो वो आपका क्लियर हो जाएंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं ये आप देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो हमारा चैप्टर वाइज है, यानी कि मैंने स्टार्टिंग के चैप्टर से सब लिए हैं ये और आगे बढ़ता गया हूँ, ठीक है, यानी कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से। क्वेश्चन फर्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की अक्षीय स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ज्ञात करनी है आप लोगों को। तो देखो, अक्षीय और निरक्षीय दोनों इंपॉर्टेंट रहता है, तो यहाँ पे मैंने अक्षीय वाली को ज़्यादा मेन माना है। तो आप अक्षीय और निरक्षीय वैसे दोनों कर ले, लेकिन अक्षीय ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गॉस की प्रमेय का कथन लिखें और इसकी सहायता से कूलॉम के नियम को सिद्ध करें। तो 2022 के लिए जो है इंपॉर्टेंट है गॉस की प्रमेय और इसकी सहायता से कूलॉम का नियम। मैं चाहूँगा कि आप गॉस की प्रमेय को भी करके जाएं, क्योंकि कभी कभी क्या रहता है ना, थोड़ा सा वो क्वेश्चन को चेंज कर देगा और आपको केवल गॉस की प्रमेय सिद्ध करने के लिए भी दे सकता है, तो इसके भी चांस हैं। थर्ड क्वेश्चन है, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो भैया यहाँ पे आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के ऊपर ये क्वेश्चन है बेस। तो ऐसे करके आ जाएगा, या फिर आएगा लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये भी आप पढ़ के जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे होंगे आप लोग। तो अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक। तो ये मोस्टली जो चांस है आपका 3 नंबर में आने के चांस है इस वाले क्वेश्चन के और ऊपर वाले क्वेश्चन के भी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका मात्रक और इसकी दिशा। तो ये 2 नंबर में आपका क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करें। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको ये इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी होगा, C बराबर A/K/ε/0/d। तो ये वाला इसका व्यंजक था, तो ये आपको आना चाहिए, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर 7वां जो क्वेश्चन है वो है, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के लिए सूत्र। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है आपकी U = ½ CV², ठीक है, इस टाइप से आपकी होती है, तो ये भी आपको आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है, किसी चालक के अनुगमन वेग और उसकी वैद्युत धारा में संबंध। तो यार क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आएगा, किरचॉफ के विद्युत परिपथीय नियम और इसका जो भी नियम थे विद्युत परिपथीय उसको लिखो, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल भी आपका आ सकता है, तो आपको ये 5 नंबर के लिए प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10 जो है, इसके चांस आपके 2 से 3 नंबर में आने के रहते हैं, और कभी कभी किरचॉफ के नियम के साथ साथ ही व्हीटस्टोन सेतु भी आ जाता है, तो ये 5 से नंबर में भी आ सकता है और 2-3 नंबर में भी। तो व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की स्थिति का वर्णन करना है आप लोगों को। तो 10 क्वेश्चन हमारे ही हो गया। आप फटाफट से इनको एक बार फिर देख लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन का, और इनकी आप अच्छी तरीके से तैयारी करो ताकि भैया आपके अच्छे नंबर आएँ। तो ये 10 क्वेश्चन आपने देख लिया। अब मैं फटाफट से पन्ना पलटता हूँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यार ये मैंने अपनी तरीके से बेस्ट क्वेश्चन निकालने हैं, आपको इनको प्रिपेयर करना है। और अगर अभी तक हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, और ऐसे स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इस क्वेश्चन को देखें, और आपको इंग्लिश में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेके पूरे चैप्टर नंबर 14 तक इंग्लिश में भी बता रखे हैं। 11वां क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे होगे वो है, विभव मापी का सिद्धांत बताना है और इसकी सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने की प्रक्रिया लिखें। तो ये भी आपका 5 नंबर के लिए क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर है, सेलों के श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने का प्रतिबंध ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन भी एक बार 5 नंबर में आया था, और ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि मतलब बच्चे इसको ज़्यादा नहीं पढ़ते।
ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं मानते, लेकिन जब ये आएगा तो फिर ये सीधा 5 नंबर के लायक के आएगा, तो इसलिए ये भी आप पढ़ के जाएंगे। फिर बायो सेवर्ट का नियम तो आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बायो सेवर्ट का नियम लिखें। क्वेश्चन नंबर 14, किसी वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक लिखें। तो ये क्वेश्चन भी आपका 2 नंबर के लिए रहता है, पढ़ के आप जरूर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 भी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर के लिए आ सकता है, और ये है 2 समांतर चालक तारों के मध्य लगने वाले बल के लिए सूत्र और इसके आधार पे 1 एम्पियर की परिभाषा लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आगे बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन जो है वह है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं और इसके 2 गुण। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आया हुआ था और मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, तो मैंने इसको क्वेश्चन नंबर 16 में डाल दिया कि हाँ यार ये आ सकता है। फिर आपका चल कुंडली धारामापी की क्रियाविधि। धारामापी मतलब गैल्वेनोमीटर, ये बात ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर। कभी कभी क्या होता है ना, गैल्वेनोमीटर आ जाए तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाओ, तो इससे अच्छा है कि गैल्वेनोमीटर और धारामापी आपको पता होना चाहिए। तो ये भी आपका 5 नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं, लेकिन हाँ आप करके जरूर जाएंगे। फिर इसके बाद 18वां क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चल कुंडली धारामापी को अमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो ये उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आप देखना कि इसमें से बहुत कुछ आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो यार 1 लाइक तो बनता है इसके लिए। फिर हम 19वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो है पृथ्वी के चुंबकीय अवयव कितने प्रकार के होते हैं और इनमें संबंध भी स्थापित करो। तो अगर याद होगा आपको, चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है ये, और एक ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है चैप्टर में से जो आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है लोह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या करनी है, डोमेन सिद्धांत, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, देखो आगे हम लोग। तो भैया विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, फैराडे के नियम लिखे। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 11 से रिकैप ले लो और इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आपको PDF में ये प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं इसका। तो ये क्वेश्चन आप देखते जा रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करनी है, ठीक है। आपने क्वेश्चन देख लिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन हमारा क्या है ज़रा देखें। तो क्वेश्चन हमारा 22 है, क्वेश्चन नंबर 22 है अन्योन्य प्रेरण स्वप्रेरण की घटना क्या है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण अलग है, स्वप्रेरण अलग है, दोनों को मैंने एक साथ ही मिक्स कर दिया, ठीक है। छोटी छोटी घटनाएं ये आपको आनी चाहिए पेपर में, लगभग चांस रहते ही आने के। तो क्या है और चित्र से समझाना है आपको। फिर 23वां क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक को परिभाषित करें। स्मॉल r त्रिज्या और कैपिटल N फेरों वाली वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र का निगमन करें। यानी कि आपको स्वप्रेरण गुणांक की पहले परिभाषा लिखनी है। देखो क्वेश्चन जितना बोले आपको उतना ही करना है, एक्स्ट्रा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा लिखोगे तो आपका टाइम जाएगा, क्योंकि फिजिक्स का जो पेपर आता है वो लॉन्ग आता है, ठीक है। अगर आप थ्योरी के चक्कर में पड़ जाओगे और कोई ऐसा 2 न्यूमेरिकल लिखे हुए दे दिए उसने जिसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ गया, तो वहाँ आप लोग फिर नहीं कर पाओगे और आपके पेपर छूटने के चांस हो जाएंगे। तो इसलिए आपसे जितना क्वेश्चन में पूछा जाए आपको उतना ही लिखना, आपको एक्स्ट्रा काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे हमें जो है अपनी वो नहीं दिखानी ज़्यादा कि हमें बहुत आता है। जितना पूछा जाए उतना ही करो, बहुत सही है। तो स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा लिखेंगे और सीधा जो आपसे कह रहा है आप डेरिवेशन पे आ जाएंगे। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना ज़्यादा। फिर है किसी दीर्घ वृत्ताकार परिनालिका के स्वप्रेरकत्व हेतु इस सूत्र स्थापित करना है। यानी कि आपको कोई परिनालिका दी हुई है, उसके लिए आपको स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है ये, ठीक है। ऊपर हमने वृत्ताकार के लिए काम करा, और क्वेश्चन नंबर 24 में हम परिनालिका के लिए सेम यही चीज़ करेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 25 इंपॉर्टेंट है, लेंज का नियम लिखें और सिद्ध करें कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। तो ये आपको करके जाना है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 26 LCR परिपथ संपूर्ण। LCR परिपथ संपूर्ण का मतलब है आपको हर चीज़ आनी चाहिए इसमें, कि परिपथ की जो प्रतिबाधा है वो कैसे निकलेगी। मैं यहाँ साइड में लिख भी देता हूँ, ठीक है। प्रतिबाधा और कलांतर हो गया इनके बीच, और गुणता कारक, कभी कभी ये सब पूछ लेता है, ठीक है। तो ये सब आपको कंप्लीट आना चाहिए, मतलब LCR परिपथ आप बिल्कुल सॉलिड तरीके से पढ़ के जाएंगे, आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 भी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि लिखें और इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय का कारण लिखें। क्रियाविधि भी पढ़नी है और इसमें होने वाली ऊर्जा क्षय का कारण भी लिखना है, तो 2-3 कारण है, ये आप करके जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 28 जो है वह विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 गुण। क्वेश्चन नंबर 28 यानी कि चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके लिए ये तो तैयार करें, और इसमें से क्या होता है ना, कुछ 1-2 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बन जाते हैं। आता तो 3 नंबर में है केवल ये चैप्टर, तो इसके लिए मैंने अलग से
जो चैप्टर नंबर 8 के ऊपर वीडियो बना रखी है विद्युत चुम्बकीय तरंग के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ज़रूर देखें, क्योंकि वो सारे के सारे क्वेश्चन मैंने जो बोर्ड में आए हुए हैं वो करा रखे हैं, तो आप उनको सॉलिड तरीके से पढ़ लोगे, आपके एक भी क्वेश्चन मिस होने के चांस बनते ही नहीं है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मैं दे दूँगा, आप चाहोगे आप देखना यार ज़रूर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेम टू सेम ऐसे ही जो आपका चैप्टर नंबर 7 है LCR परिपथ, इसके भी जितने भी न्यूमेरिकल अभी तक बोर्ड में आए हुए थे 2015 से लेकर 20 तक में, मैंने उन पे अलग से बिल्कुल एक वीडियो बना रखी है, उन न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रखा है, तो आप उन न्यूमेरिकल को कर लो, आपके सारे न्यूमेरिकल बन जाएंगे बिल्कुल शर्त के साथ, मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखो और फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र। तो ये भी आपका 5 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यतिकरण को पहले समझाएंगे, फिर आवश्यक प्रतिबंध लिखेंगे, इसके 4-5 जो भी हैं, और सीधा आप फ्रिंज चौड़ाई के लिए सूत्र लिखेंगे। अब फ्रिंज चौड़ाई में बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा थ्योरी लिखने की कोशिश करेंगे, तो यार आप ये समझ लो कि ये भैया 5 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें आपसे 3-4 चीज़ें पूछी हुई हैं, और ये अगर आप इतना ज़्यादा लिखोगे ना फ्रिंज चौड़ाई के लिए, मतलब थ्योरी आपको ज़्यादा नहीं लिखनी, आपको पॉइंट टू पॉइंट जो डायग्राम है उस पर बात करनी है और अपने डेरिवेशन को स्टार्ट करना है। और इसको आप लोग बोर्ड की जो कॉपी आएगी वो लगभग इतनी बड़ी होती है, देखो जितना बड़ा ये मेरा ये A4 शीट का पेपर है ना, इतनी बड़ी बोर्ड की कॉपी का पेज आएगा, तो आपको हद से हद ये 2 पेज में ख़त्म कर देना है पूरा का पूरा ये चीज़ें। 2.5 पेज भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना, ठीक है, 2 पेज तो मैक्सिमम होने चाहिए मेरे हिसाब से, या 2.5 बस। फिर आता है हाइगेंस का सिद्धांत लिखें और इसकी सहायता से प्रकाश की अपवर्तन या फिर स्नेल का नियम भी बोल सकता है, दोनों एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है, सिद्ध करें। स्नेल का नियम आपने पढ़ा था कि भैया जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसमें sin I अपॉन sin R, उसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, तो ये चीज़ भी प्रूफ करा लेगा या अपवर्तन बोल देगा, दोनों के बाद एक ही है, एक ही चीज़ करते हैं हम लोग। तो ये 5 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा दो आप, तो ये भी आपको आना चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31 जो है वो गोलीय अवतल और उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, अवतल के लिए अलग है, उत्तल के लिए अलग है, तो ये फॉर्मूला भी मैंने लिख दिया है, ये भी आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 तक पहुंच चुके हैं हम लोग। मैं चाहूँगा एक बार फिर से आप रिकैप ले लो क्वेश्चन नंबर 22 से, और स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक जब डालूंगा तो आपको वहाँ मिल जाएगी इसकी PDF। तो फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दे, कमेंट जरूर कर दे अपनी तरफ से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने भी आप देख रहे हो। और केमिस्ट्री पे अगर आप चाहते हो वीडियो तो जल्दी मुझे बताना, जहाँ तक उम्मीद है मैं आपकी केमिस्ट्री पे भी वीडियो बना दूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, फिज़िक्स की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, फिज़िक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, और केमिस्ट्री की भी बन जाएगी। तो स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 32वां जो क्वेश्चन है 32 पे पहुंच गए यार। तो पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, यानी कि लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैंने लिख रखा है, ये भी हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका डेरिवेशन में नहीं आया तो इस पर बेस न्यूमेरिकल तो आता ही आता है, ये आप ध्यान रख ले, तो आपको ये करके जाना है। 32 क्वेश्चन। 33 जो क्वेश्चन है हमारा वो है संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों के लिए संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र स्थापित करो। यार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 33 है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में चांस रहेंगे आने के। फिर जो आपका 34 क्वेश्चन नंबर 34 है वो है प्रिज्म के लिए उसके अपवर्तनांक के लिए सूत्र करो स्थापित, जो कि ये फॉर्मूला है। ये भी आपका अगर आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है, अगर आएगा तो ये आपको पढ़ के जाना है। वैसे असल में 2020 में ये आ चुका है और 21 में पेपर नहीं हुए तो चांस थोड़े से कम है, लेकिन फिर भी आप कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, तो आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35, इसको तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाओ, कला संबंध स्रोत क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों होती है। तो यार ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार पेपर में आया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत से लोग नहीं पढ़ते लेकिन आता है पेपर में। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं ये आपको पता होगा कि भैया ऐसे स्रोत जिनके बीच कलाओं का जो अंतर है वो स्थिर रहेगा, और इनकी आवश्यकता क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये स्थायी व्यतिकरण उत्पन्न करें। तो बहुत सिंपल देखो आंसर था इसका, और 2 से 3 नंबर में आता है, तो आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 36, विवर्तन की घटना क्या है, एकल झिर्री का प्रयोग द्वारा केंद्रीय उच्चिष्ट और निम्निष्ट की चौड़ाई के लिए सूत्र लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 36 भी इंपॉर्टेंट है। फिर 37 पे आगे बढ़ते हैं। किसी सूक्ष्मदर्शी की विभेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं। देखो विभेदन क्षमता और विभेदन सीमा ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। क्वेश्चन नंबर 38, निकट दृष्टि और दूरदृष्टि दोष का कारण निवारण, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, 10th क्लास में भी आपने पढ़ रखा है, पेपर में आता है ये भी। फिर है 39 क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसके नियम लिखें। 40वां क्वेश्चन है, दैलीय आवृत्ति से आप क्या समझते हैं।
किसी सीजियम धातु का कार्यफलन। अब देखो क्वेश्चन इस तरीके का भी आ सकता है या सेम यही क्वेश्चन भी आ सकता है। दहलीय आवृत्ति पूछ लेगा आपसे, कार्यफलन भी कभी कभी पूछ लेता है। एक क्वेश्चन दिया है दहलीय आवृत्ति का सीजियम धातु का कार्यफलन इतना है, तो दहलीय तरंग दैर्ध्य बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से आप कर लोगे अगर आपने थोड़ी सी पढ़ रखी है फिजिक्स, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। बहुत सिंपल है यार, इसमें आपको कुछ नहीं करना, भाई ये वाला फॉर्मूला लगाना है। देखो आपको कार्यफलन दिया हुआ है, ठीक है, कार्यफलन दिया हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है दहलीय तरंग दैर्ध्य। तो आपको पता है ई बराबर होता है hc/λ0, ठीक है। λ0 यहाँ पे मैंने जानबूझ के दहलीय तरंग दैर्ध्य के लिए यूज़ करा है। तो बस भैया आपको ई मतलब कार्यफलन दिया हुआ है, इसको हम जूल में चेंज कर लेंगे और एच और सी का मान पता है, यहाँ से λ0 आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिद्ध करें इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कुछ इतनी होती है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल पेपर में आता ही है, तो आप पढ़ के जरूर जाएंगे। फटाफट से एक बार रिकैप ले लो इन क्वेश्चनों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 से लेके सारे जो क्वेश्चन है आप इनका एक बार रिकैप ले लो, और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उन्हें इस वीडियो को जरूर शेयर करना, ताकि भैया हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो हो सके पूरा का पूरा। यार वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी तक लाइक भी कर देना। फिर हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 जो है वो आपका आइंस्टीन की प्रकाश विद्युत समीकरण की उत्पत्ति करें और इसके आधार पर प्रकाश विद्युत समीकरण की व्याख्या, ठीक है। यानी कि आपको एक तो आइंस्टाइन की जो प्रकाश विद्युत की समीकरण थी, आपको क्या करना है, उसकी पहले उत्पत्ति करनी है। फिर इसके आधार पे कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या भी कर दो। तो ये दो वैसे क्वेश्चन कभी कभी सेम एक तरीके से भी आ जाते हैं या फिर अलग अलग में आ जाते हैं, तो आप पढ़ के जरूर जाएंगे। 42 है। 43 क्वेश्चन नंबर 43 पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है हाइड्रोजन के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के नाम लिखें और इन्हें सूत्र द्वारा निरूपित करें। ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन की विभिन्न श्रेणी मतलब लाइमन, बामर, तो इन सबको आपको निरूपित करना है फॉर्मूले में, मतलब अपने डायग्राम में, और इनके लिए फॉर्मूला लिखना है। फिर बोहर और रदरफोर्ड के मॉडल में अंतर, यार दोनों के मॉडल पढ़ के जाना, ठीक है। अंतर भी पूछ लेगा और या कभी कभी मॉडल के जो पॉइंट है वो भी पूछ लेता है, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ के जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 45 जो है 45 वह है रेडियो एक्टिवता किसे कहते हैं, इसके मात्रक लिखें। रेडियो एक्टिवता और इसके मात्रक, देखो मात्रक इंपॉर्टेंट है, इसके अलग अलग मात्रक होते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 46 है अग्र और पश्च दिशिक संधि डायोड क्या है, परिपथ चित्र में वोल्टेज और धारा के मध्य ग्राफ खींचकर स्पष्ट करें, ठीक है। आपको अग्र और पश्च दिशिक जरूर आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए भी है ये अग्र और पश्च दिशिक अगर आप नहीं पढ़ते हो तो आप ये चैप्टर समझ लो पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और ये पेपर में आया हुआ भी है सेम टू सेम इस तरीके से। इसके लिए वोल्टेज और धारा का ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। फिर 47 क्वेश्चन जो है वो है पीएन संजी डायोड की पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में क्रियाविधि लिखी। देखो अर्ध तरंग दृष्टिकारी और पूर्ण तरंग दृष्टिकारी पेपर में आता ही रहता है, मैंने पूर्ण तरंग को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। आप लोग चाहो तो दोनों ही पढ़ सकते हो, लेकिन पूर्ण तरंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैं आपको कहूँगा कि दोनों ही पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि का वर्णन करो। एक ही बार आया हुआ था तो मुझे भी इंपॉर्टेंट लगा, तो इसलिए कर दिया। क्वेश्चन नंबर 49 जो है एलईडी और फोटो डायोड के बारे में, आपको इनके ऊपर टिप्पणी या इन पे कुछ ना कुछ चीज़ें आ जाती हैं पेपर में, तो आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 50 ऑल गेट मतलब जितने भी आपके और गेट हो गया, ठीक है, एंड गेट हो गया और नॉर गेट हो गया और आपका नॉट गेट हो गया, ठीक है, नंद गेट, ये सब जितने भी गेट हैं ये सब आपको पढ़ के जाना है। क्या पढ़ के जाना है, एक तो इनकी सत्यता सारणी पढ़ के जानी है, ठीक है, इनका व्यंजक पढ़ के जाना है और इनका चिन्ह मतलब इन्हें किससे डोनेट करते हैं वो पढ़ के जाना है आपको, ठीक है। अब वैसे तो क्वेश्चन 50 थे, लेकिन मुझे 2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने उनको भी यहाँ पे नोट कर लिया है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 51 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाइड्रोजन परमाणु के लिए सिद्ध करें कि स्थायी कक्षा की त्रिज्या n² मतलब मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है। और लास्ट क्वेश्चन है डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य या पदार्थ तरंगें क्या होती हैं, और इसके लिए आपको मतलब क्या कहते हैं फॉर्मूला भी लिखना है, जो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था लैम्डा बराबर h/p, तो ये भी आपसे क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो यार ये इतने क्वेश्चन आपके फिजिक्स के इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप कहोगे तो न्यूमेरिकल के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इंपॉर्टेंट की, बस आपको जल्दी जल्दी कमेंट करना है और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है। और इस जो भी क्वेश्चन मैंने बोले हैं ये लिखे हैं, आपको इनको तैयार करना है ढंग से, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए। और इसी के साथ मैं बस आज की वीडियो यही रखता हूँ। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके बता सकते हैं, किसी से रिलेटेड अगर आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, केमिस्ट्री में, मैं आपका जहाँ तक पॉसिबल होगा उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और एक बार फिर से हमारे चैनल को फिर से सब्सक्राइब करें, जितने भी फ्रेंड हैं अपने उनको बताएं।
और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो रखते हैं, थैंक यू।